आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट कोड CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इससे आज एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारे यूनिट 2 के सेक्शन बी में है। हमारा आज अध्ययन का विषय है लॉक का नेचुरल राइट अर्थात प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। राजनीतिक दर्शन में सामान्यतया लॉक को हॉब्स और रूसो के साथ एक समझौतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यदि उसके दर्शन का गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें समझौता सिद्धांत की अपेक्षा प्राकृतिक कानून तथा प्राकृतिक अधिकार की धारणा तथा इनकी सर्वोच्चता को अधिक महत्व दिया गया है। संभवतया लॉक ने समझौता सिद्धांत की समस्त विवेचना ही प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए की है। इस संबंध में इतिहासकार बाकर लिखते हैं कि हम सामान्यतया लॉक के संबंध में सामाजिक समझौते के प्रतिपादक के रूप में विचार करने के अभ्यस्त हैं, लेकिन अधिक उचित यह होगा कि हमारे द्वारा उसके संबंध में प्राकृतिक कानून की संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में विचार किया जाए। लॉक के द्वारा अपने समझौता सिद्धांत में जिस प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया गया है उसकी विशेषता यह है कि उसमें प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार विद्यमान है। प्राकृतिक अवस्था में यह प्राकृतिक नियम है कि तुम दूसरे के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। Do unto others as you want others to do unto you। प्राकृतिक कानून से भी अधिक प्रमुख रूप से लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया गया है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अधिकार विहीन अवस्था नहीं थी, वरन प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त थे। पहला, जीवन का अधिकार, दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा, संपत्ति का अधिकार। लॉक मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा इन अधिकारों का उपयोग समान रूप से किया जाता था। जीवन के अधिकार की विवेचना करते हुए लॉक कहते हैं कि अपना जीवन सबको प्रिय है और उसे सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार। व्यक्ति न तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता है और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन के अंत का अधिकार सौंप सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार से लॉक का आशय अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी अन्य इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता, केवल प्राकृतिक कानून के अधीन होता है।
लॉक की स्वतंत्रता की धारणा में ही समानता भी निहित है और असमानता से लॉक का तात्पर्य स्वाधीनता की समानता से होता है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तुलना में लॉक के द्वारा संपत्ति का अधिकार ही विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। संपत्ति के अधिकार की धारणा का प्रयोग वह व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थों में करता है। व्यापक अर्थ में संपत्ति से उसका तात्पर्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से है और संकुचित अर्थ में संपत्ति के अधिकार का प्रयोग व्यक्तिगत संपत्ति के अर्थ में किया जाता है। निजी संपत्ति के संबंध में उसका प्रारंभ बिंदु उसकी यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि उसके जीवन के लिए जो आवश्यक हो वह ले ले। लॉक के ही शब्दों में उसने कहा है, उस ईश्वर ने जिसने कि विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है, मनुष्यों को बुद्धि भी प्रदान की है ताकि वे जीवन का प्रयोग अधिकाधिक लाभ और सुविधा के लिए कर सके। यद्यपि संसार में उत्पन्न होने वाले फल और पशु मानव जाति की सामान्य संपत्ति होते हैं और किसी भी व्यक्ति का उन पर एकाकी निजी अधिकार नहीं होता, तथापि प्रकृति की जिन वस्तुओं को वह अलग कर देता है और उसके साथ वह निजी वस्तु श्रम का सम्मिश्रण कर देती है, तो वे वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार हम लॉक के विचार को देखते हैं तो इससे हम पाते हैं कि प्रकृति की देन में अपना श्रम लगाकर व्यक्ति जो वस्तु निर्मित कर लेता है वह उसकी संपत्ति हो जाती है। लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था के ये प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी व्यक्ति के पास ही बने रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही राज्य में लाते हैं। इसलिए ये अपहरणीय है, अर्थात इनका अपहरण किया जा सकता है। समाज तथा सरकार के लिए व्यक्ति के इन अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। लॉक के विचार स्पष्ट करते हुए एंड्रयू हैकर ने लिखा है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित है। वे उसके जन्म से ही अपरिवर्तनीय हैं और व्यक्ति के द्वारा इन्हें जीवन पर्यंत अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। शासन द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार करना कभी भी न्यायसंगत नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं समाज का अस्तित्व ही उसकी रक्षा करने के लिए होता है। इन अधिकारों को तो केवल उस सीमा तक विनियमित किया जा सकता है जिस सीमा तक उनकी रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। लॉक प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार के प्रति इतना अधिक भक्त है कि उसके अनुसार यदि राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों को भंग करती है तो जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है।
धारणा के आधार पर 1688 की इंग्लैंड की क्रांति को न्यायोचित सिद्ध किया है। अब हम लॉक के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को देखने के बाद उसकी आलोचना में देखेंगे कि लॉक के प्राकृतिक अधिकार की धारणा इस सिद्धांत के एकदम विपरीत है कि अधिकारों का स्रोत समाज है और उसके उपभोग तथा संरक्षण के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। जन्मजात प्राकृतिक अधिकारों की धारणा आज अस्वीकृत हो चुकी है। जन्मजात के रूप में तो व्यक्ति को अंतर्निहित शक्तियां ही प्राप्त होती हैं, अधिकार नहीं। अधिकार तो जीवन की उन स्थितियों को कहते हैं जो कि मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। समाज द्वारा जिन्हें मान्यता प्रदान की गई हो और राज्य द्वारा लागू किए जाते हों। वास्तव में समस्त अधिकार समाज और राज्य की देन होते हैं और इस संबंध में ग्रीन जो महोदय हैं उन्होंने ठीक ही कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में जो कि एक असामाजिक स्थिति होती है, अधिकारों की कल्पना स्वार्थ में ही एक विरोधाभास होती है। लॉक का निजी संपत्ति संबंधी विचार भी अस्पष्टता और असंगतता से पूर्ण है। यदि यह सच है कि जिस वस्तु में मनुष्य अपना श्रम मिला देता है तो वह उसकी निजी संपत्ति बन जाती है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि एक पूंजीपति के पास जो असीम संपत्ति है वह उसका अपना अधिकार है। इस प्रकार तो हमें समाजवाद को ठुकराना होगा। इस प्रकार से हम आलोचना के बावजूद भी यह मानना पड़ेगा कि प्राकृतिक कानून और विशेषतया प्राकृतिक अधिकार की धारणा राजनीतिक दर्शन को लॉक की सबसे विशिष्ट देन मानी जाती है। वर्तमान समय की मौलिक अधिकार संबंधी धारणा अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक अधिकार के इस सिद्धांत पर ही आधारित होती है। इस तरह से हमने अपने अध्ययन के विषय के अंतर्गत पाया कि लॉक ने प्राकृतिक अधिकार से संबंधित अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, चूंकि उसमें कुछ विरोधाभास अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो देन है, उसने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक माने गए हैं। तो हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय पूर्णतया समझ आ गया होगा। हम अगले विषय के साथ आपको एक नए विषय के साथ अगले क्लास में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए